और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम की रेती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा समागम चल रहा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ का आज 26वां दिन है और 6 फरवरी तक महाकुंभ में 49 करोड़ 74 लाख पवित्र स्नान कर चुके हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में 25वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कल रात की अगर हम बात कर ले तो कल रात 8 बजे तक 77,20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और इनमें 10 लाख कल्पवासी और इसके साथ ही 67,20,000 श्रद्धालु शामिल हैं और अब तक महाकुंभ मेले में 4 स्नान पूरे हो चुके हैं, जबकि अखाड़ों ने 3 अमृत स्नान पूरा कर लिया है और इसके बाद भी देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ मेला पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप संगम नगरी की देख रहे हैं, जहां भारी संख्या में लोग श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी महाकुंभ आए। इस दौरान उन्होंने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि महाकुंभ भारत का केवल प्रतीक ही नहीं बल्कि उसको अपने आप में समावेश करने वाला है। भारत की जो सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति है उसी का संगम नाम है। इसमें विविधता के लिए सम्मान भी है और स्वीकार्यता भी है। यह भारतीय संस्कृति है और इसी का यह पर्व है। कुंभ प्रतीक है भारत की, सिर्फ उसका प्रतीक ही नहीं है बल्कि ये उस पूरी चीज को एक तरह से अपने आप में समो लेता है। भारत की जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति संगम नाम है। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े रवाना होने की तैयारी में अब जुट गए हैं। धर्म ध्वजा के बंधन ढील किए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारी में जुट गया है और आज शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। आस्था का महापर्व महाकुंभ श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। हालांकि महाकुंभ के प्रमुख तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसके चलते अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान होना शुरू हो चुका है। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी काशी के लिए 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी को जूना अखाड़ा कढ़ी पकौड़ी बांटेगा। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटता है। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में सर्व परंपरा के यानी सन्यासी अखाड़े हैं वो 7 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी प्रस्थान करने से पहले अखाड़ों में कढ़ी और पकौड़ा बांटने की परंपरा है। सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी और जो मंडलेश्वर और जो जगत गुरु होते हैं वो अखाड़े के शिविर में बैठकर कढ़ी पकौड़ी खाते हैं। उसके बाद यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और इसी परंपरा के चलते 7 फरवरी को जूना अखाड़ा से लेकर दूसरे शैव अखाड़ों में इस तरह से कढ़ी पकौड़ी बांटी जाएगी। यह कढ़ी पकौड़ी लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी प्रसाद के रूप में बांटे जाने की परंपरा है। वहीं बात महाकुंभ से पंच अग्नि अखाड़े के प्रस्थान की करें तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक महाकुंभ में रहेगा। 12 फरवरी को पूर्णमासी का पर्व स्नान है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत स्नान कर महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में बात अगर श्री पंच अग्नि अखाड़े की करें तो पंच अग्नि अखाड़े के नागा साधु और सन्यासी 12 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे, यानी पूर्णमासी के स्नान के बाद अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी संत महात्मा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर काशी के लिए रवाना होंगे। अगर बात हम पंच अग्नि अखाड़े के करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नागा सन्यासी बन सकते हैं। इस अखाड़े के नियम बेहद कठिन माने जाते हैं। 15 फरवरी को तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा शिविर महाकुंभ मेले से हटेगा।
तीनों प्रमुख अमृत स्नान हो चुके हैं, इसलिए अखाड़े के सभी नागा और सभी सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वहीं बात अगर तपोनिधि आनंद अखाड़े की करें तो आनंद अखाड़े के संत महा और नागा सन्यासी 15 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। हालांकि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी निरंजनी अखाड़े के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े के 7 फरवरी को काशी जाने के बाद भी आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी यहीं पर मौजूद रहेंगे और 15 फरवरी को पूरी तरह से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बैरागी अखाड़ों के महाकुंभ से जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अखाड़ों के प्रमुखों के मुताबिक 7 या फिर 8 फरवरी को वैष्णव साधु महाकुंभ से रवाना होंगे। कुछ महात्मा खालसाधारी नागा लोग महाकुंभ में पूर्णिमा तक रहेंगे। काशी जाने से पहले अखाड़ों के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उनके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। वो काशी में महादेव के दर्शन करते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। ये परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। प्रयागराज में अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भव्य महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है और कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हूं। बॉलीवुड एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है, लेकिन भारतीय होने के नाते यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे, कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। महाकुंभ में भजन गाने वाली एक महिला श्रद्धालु को श्रद्धा के भाव में सराबोर कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत कर महिला ने भजन सुनाया। प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी इन संतों को अपने भजन के माध्यम से सेवा दूं, और इससे अगर किसी का एक का भी जीवन में उद्धार होता है इन भजन को सुन के, कोई एक भी अगर अपने जीवन में इसको उतार देता है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और शायद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप भजन सुनाती हैं, लेकिन न्यूज 18 के दर्शकों को कौन सा भजन अभी सुनाएंगी? जी, मैंने यहाँ बैठे बैठे अखाड़े में बैठे हुई मेरे को कुछ माइंड में विचार चल रहे थे और मैंने उसी को पेन डाउन किया है। तो सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, आया है अब महाकुंभ, ये भजन मैंने यही लिखा है। हाँ, गाकर सुनाइए प्लीज। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान। सब आओ कुंभ नगरी प्रयाग, प्रयाग कर लो संगम स्नान, कर लो संगम स्नान। केंद्रीय आम बजट के बाद आईआईटी पटना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से विकसित बिहार बनाने के सपनों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थान, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज समेत कनाडा से डेलीगेट पहुंचे। सम्मेलन का मकसद कार्बन मुक्त देश बनाना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है कि स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या अनुसंधान हो रहे हैं और किस तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने में ये 2 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस कैसे काम आएंगे। आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि कभी लोग बोलते थे कि बिल्डिंग खराब है, ग्राउंड अच्छा है, कभी बोलते थे कि ग्राउंड खराब है, बिल्डिंग अच्छी है। तो इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सब लोग मिलकर काम करें।
बिहार के पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने विभाग के इंजीनियर्स से बड़ी अपील की है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला में नीरज बबलू ने कहा कि सभी इंजीनियर बिना दहेज शादी करें। साथ ही उन्होंने सभी इंजीनियर को हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के मिशन को हर हाल में पूरा करने के लिए कहा। नीरज बबलू ने यह भी कहा कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, फिर भी पानी बिकना बड़ा चैलेंज है जिसे खत्म किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएं और इस संकल्प को पूरा करने का हमने भी संकल्प लिया है कि उनको पूरा करेंगे और टेक्निकल तरीके से जो ट्रेनिंग मिलेगा। इसके अलावे हमने बताया कि भाई जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो व्यवहारिकता अपने जीवन में लाएं, पहला व्यवहारिक बने। दूसरा हमने कहा है कि भाई काम के महत्व को समझें, यानी कि काम को लटकाए ना, लपटकाए ना, अटकाए ना, काम को जो आज का काम है उसको आज ही करें। कि बहुत सारे इंजीनियर जो ज्वाइन किए हैं वो अनमैरिड है, ऐसा ना हो कि दहेज के चक्कर में अपना परिवार को खराब करें। जो दहेज लेके लड़कियां आती है वो सीने पे चढ़ के राज करती है, इसलिए ऐसे चीजों से बचें, दहेज प्रथा से मुक्त शादी ब्याह करें। यही सब हमने संदेश देने का काम किया। केंद्रीय बजट में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आम बजट में मखाना बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर बिहार के मखाना की खेती और उद्योग से जुड़े लोग काफी खुश हैं। पटना में मखाना के कारोबारियों की संस्था कोपेड और उससे जुड़े किसान भी केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। इस संस्था से 16 लाख मखाना किसान जुड़े हैं, जिनमें 6 लाख किसान एक्टिव हैं, जो मखाना बोर्ड के गठन होने से सीधे लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने इस बार बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है और जो मखाना के व्यवसायी हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफी उत्साहित है। कॉर्पोरेट सीधे किसानों से मखाना को लेके सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। कॉर्पोरेट से कुल कितने मखाना व्यवसायी जुड़े? अभी कुल 16 लाख व्यवसायी जुड़े हुए हैं, जिसमें से अभी 6 लाख एक्टिव हो चुके हैं। जब से ये मखाना बोर्ड का पिछले सप्ताह से ये चला है, तब से और भी किसान ज़्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि मखाना अब मिथिलांचल का नहीं रहा। पहले जीआई टैग हुआ तो वर्ल्ड लेवल पर मखाना को लोग जानने लगा, अनुसंधान केंद्र बना, राष्ट्रीय दर्जा मिला मखाना अनुसंधान केंद्र को, तो और राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिला। यह होना बहुत जरूरी था, इससे किसानों की आय और बिहार में जो है मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है, इसके लिए साधन नहीं था पहले आयात निर्यात करने का, जिसके चलते किसान लोग जो है इसमें बहुत लॉस खाते थे। यह तो बहुत खुशी की बात है और ये होने से सरकार ने जो दिया इसके लिए सब धन्यवाद है। मखाना जो था पहले मिथिलांचल में ही जाना जाता था, आज पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है और खास के किसान जो थे पहले मखाना के उतने अर्न नहीं कर पा रहे थे और आज इस बोर्ड के गठन के बाद उनकी इनकम जो है जस्ट ट्रिपल हो जाएगी और उसके इनकम बढ़ने से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बिहार के वो भी एडवांटेज होगा, बिहार का भी ग्रोथ होगा। जो बजट में ये प्रावधान आया है कि मखाना बोर्ड का गठन होगा, इससे कहीं ना कहीं कॉफेड और इससे जुड़े हुए किसान काफी खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से समीर कुमार। पटना की राजधानी जलाशय में पानी और भोजन की कमी का असर प्रवासी पक्षियों के आगमन पर पड़ा है। जलाशय में प्रवासी पक्षियों की संख्या घटकर 137 रह गई है। पहले हर साल पटना के जलाशयों में 2 से 3 हजार प्रवासी पक्षी आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 137 रह गई है। इसका मुख्य कारण जलाशय का घटता जलस्तर है। जलाशय में जलस्तर बनाए रखने को लेकर के कई मोटर चलाए जाते हैं और इसके बाद भी जलस्तर कम नजर आया। राजधानी पटना में बीचों बीच राजधानी जलाशय है, जहां पर ठंड के दिनों में 2000 से 3000 पक्षी राजधानी जलाशय में नजर आते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 137 पक्षी ही नजर आए हैं। यहां देख सकते हैं राजधानी जलाशय में ठंड के दिनों में विदेशी पक्षी भी यहां आते हैं और अपना आशियाना यहां कुछ दिनों के लिए बनाते हैं, लेकिन इस साल राजधानी जलाशय में पानी कम होने के कारण पक्षियों की संख्या बेहद कम रही। सिर्फ 137 पक्षियों की संख्या रही है। जो सर्वे किया गया है और सर्वे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इसका जो प्रमुख कारण है जलाशय में जल स्तर का कम होना, दूसरे पक्षियों को भोजन न मिल पाना। यही वजह है कि राजधानी जलाशय ठंड के दिनों में जो आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, कई विदेशी पक्षी यहाँ नजर आते थे, लेकिन इस बार विदेशी पक्षी ना के बराबर यहाँ नजर आए हैं। 2000 से लगभग 3500 तक पक्षी इस राजधानी जलाशय में रहते थे, लेकिन अभी आप साफ देख सकते हैं कि इस राजधानी जलाशय में
चारों तरफ घास ही घास नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत पानी नजर आ रही है और कुछ पक्षी नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 137 सर्वे के अनुसार सामने आया है। और जो इसका कारण है, उसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि जलाशय में पानी का स्तर कम है। पानी का स्तर बनाए रखने के लिए यहाँ मोटर चलती है, बावजूद इसके पानी का जो जल स्तर है वो काफी कम रहा। राजधानी जलाशय में पक्षियों की कम होने की संख्या का मुख्य कारण यहाँ का जो जल स्तर है उसका कम होना है। साथ ही साथ जलाशय में जो मछली डाली जाती है ताकि जो विदेशी पक्षी आए उन मछलियों को खाएं, उनकी मात्रा भी कम हुई है क्योंकि पानी का जल स्तर कम है। ऐसे में 2000 से 3500 पक्षी जो हर साल यहाँ देखे जाते हैं वो सिर्फ 137 पर सिमट कर रह गए हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है क्योंकि मोटर लगातार चलने के बावजूद भी राजधानी जलाशय का जो जल स्तर है वो बहुत कम होता जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी नगर निगम के लिए मोती झील सोने का अंडा देने वाली वह मुर्गी बन गई है जिसका फायदा सफेद पूछ के साथ साथ निगम कर्मियों को भी हो रहा है। मोतिहारी शहर के बीच बने मोती झील में जलकुंभी को लेकर कई बार रणनीति बनी, करोड़ों रुपए की राशि खर्च भी हुई, लेकिन अभी तक मोती झील से जलकुंभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जलकुंभी का यहां पर अंबार लगा हुआ है और मोती झील जहां पर पैसों की लूट हो रही है, इस जलकुंभी को साफ करने को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन देखिए इसके बावजूद भी वही तस्वीर की ये जलकुंभी अभी भी यहां पर नजर आ रही है। निगम मोतिहारी को चकाचक करने के लाख दावे करे, लेकिन उनके दावे की हकीकत कुछ और है। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोती झील की तस्वीर है और मोतिहारी नगर निगम के अंतर्गत ये मोती झील आता है और मोतिहारी के बीच शहर में काफी सुंदर ये मोती झील है। और मोती झील में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये जलकुंभी को कई वर्षों से देखिए लाख प्रयास किया गया, करोड़ों अरबों की राशि इसमें खर्च की गई, लेकिन मोतिहारी नगर निगम के इस जो मोती झील का में से जलकुंभी जो है वो अभी तक नहीं निकाला गया है। और जलकुंभी निकालने के लिए प्रतिदिन जो है वो घंटों घंटे जो है वो मशीन को चलाया जाता है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे जलकुंभी को निकाला जा रहा है, फिर उसको किनारे पे डाला जा रहा है। यह जलकुंभी फिर उसी झील के अंदर जाएगी और फिर जलकुंभी जो है वो जो है पसरेगा। जलकुंभी काफी नियंत्रण में है और जहाँ भी ग्रोथ होता है तो हम लोग डिवीडिंग मशीन को एक शिफ्ट नहीं करके 2 शिफ्ट में भी चलाने का हम लोग भविष्य में काम करेंगे, जिससे कि जलकुंभी पे नियंत्रण रखा जा सके। एक और चीज़ है कि एसटीपी का निर्माण भारत सरकार के द्वारा मोती झील में कराया जाएगा। तो जैसे एसटीपी का निर्माण होते ही जब शुद्ध पानी जाएगा उसमें, तो उससे भी जलकुंभी के ग्रोथ में काफी कमी आएगी। प्रतिदिन लगभग 10,000 की राशि लगभग खर्च होती है और एक साल में करोड़ों रुपए की राशि खर्च होती है, लेकिन जलकुंभी नहीं निकल पाता है क्योंकि इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, कोई ठोस प्लान नहीं है। अगर इस जलकुंभी से कचरा बनाया जाता है या खाद बनाया जाता, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता, तो वो भी नगर निगम के लिए फायदेमंद होता, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लगातार अधिकारी जरूर ये दावा करते हैं कि मोती झील से जलकुंभी को निकालने के लिए ठोस रणनीति बनेगी, लेकिन रणनीति के नाम पे यही है कि जलकुंभी निकाल के फिर किनारे डाला जाता है, फिर यही जलकुंभी झील के अंदर जाएगी और फिर जलकुंभी जो है वो पसरेगी। तो ऐसे में करोड़ों रुपए की जो राशि खर्च होती है वो यूं ही बर्बाद हो रही है क्योंकि नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है। वैसी स्थिति में नगर निगम लाख दावे करे कि मोती झील स्वच्छ होगा, चकाचक होगा, लेकिन उनके दावे कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और खबर अब भागलपुर से है। भागलपुर के खरीक प्रखंड के कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन की गई, जिसमें कई राज्यों के पहलवानों के साथ ही नेपाल के भी पहलवानों ने हिस्सा लिया। काठमांडू के पहलवान देवा थापा, उत्तराखंड के फकीर बाबा, मेरठ के शकीरा नूर पहलवान ने दंगल में खूब दांव लगाया। आपको बता दें कि दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे नजर आए।
यहाँ का माहौल, यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दंगल में आया, हमको गुलशन यादव मुखिया जी ने हमको बुलाया तो इस दंगल में आया, पहली बार आया हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा, पब्लिक भी बहुत ज्यादा जमे हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दंगल का बहुत शौकीन है यहाँ के जनता और आशीर्वाद प्यार बहुत अच्छा दे रहे हैं। देवा थप्पा जो है कि काठमांडू नेपाल से आए हैं, उसका बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ। जो भी पहलवान उससे पंजाब के, हरियाणा के, चंडीगढ़ से जो पहलवान उससे लड़ने के लिए आए थे सबको पटकनी दे दिया देवा थप्पा ने, 1 नंबर पर रहा। उसके बाद जो है फकीर बाबा जो उत्तराखंड से आए हुए हैं, वो भी जो है 3-4 कुश्ती मारा, सबको पटक दिया है अभी। और उसके साथ में जो है कि मेरठ के साकिर नूर पहलवान जो है मेडलिस्ट पहलवान है, चैंपियन पहलवान है, पूरे बिहार में भी तहलका मचा के रखे हैं। अब तक इसको कोई पटक नहीं पका है बिहार में। वो भी जो है 2 कुश्ती मारे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।